अब हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंशियल रोल कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन का किस तरीके से डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि उसकी शुरुआत इकोनॉमिकली फील्ड से हुई थी कि हम मिलके एक साथ एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, इकोनॉमिक फील्ड में, ट्रेड में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। बट क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन धीरे 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 यूरोपियन यूनियन अपना एरिया एक्सपैंड करता चला गया और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी ये कंट्री एक साथ आ गई। द EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट, और एक नेशन स्टेट की तरह रोल प्ले करने लग गया कि ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोप की वो एक साथ आ गई। वाइल द अटेम्प्ट्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द EU हैव फेल, अपने कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो उतना सक्सेस नहीं हुआ। इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, अपना खुद का फ्लैग है कॉमन, एंड कॉमन एंथम, फाउंडिंग डेट एंड कॉमन करेंसी। इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशंस के साथ भी डील करने के लिए कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है। द यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपैंड एरियाज ऑफ कॉपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स, स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक। और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद और भी अदर मेंबर कंट्रीज ईस्ट यूरोप की, वो सारी यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनती चली गई, जिससे इसका एरिया और ज़्यादा एक्सपेंड होता चला गया और एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनती चली गई। अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो हम इकोनॉमिक फील्ड में भी इसका इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, पॉलिटिकल में भी और मिलिट्री में भी, राइट। और उसके बाद कंक्लूजन कि यूरोपियन यूनियन इज़ अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो सबसे पहले हम इकोनॉमिक करते हैं। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में मैंने पॉइंट्स में मेंशन कर दिए हैं पॉइंट्स। सिंगल मार्केट की बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की बात करेंगे और सिंगल करेंसी की बात करेंगे, शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, इकोनॉमिक पावर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। 6 पॉइंट मैंने इसमें कर दिए हैं। First, single market. The members of countries have eliminated in tariffs and restriction on the free flow of goods, people, capital and technology. As a result, the European Union has emerged as the world's largest single trading bloc. जितने भी बैरियर्स थे ट्रेड को लेके वो सारे ख़त्म कर दिए, जिससे वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक बना, क्योंकि एक सिंगल मार्केट, एक कॉमन मार्केट बनाई गई। ओके। GDP में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट को ये कम्पीट कर रहा है और एक वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी उभर के सामने आई है यूरोपियन यूनियन के रूप में। सिंगल करेंसी, कॉमन करेंसी का इन्होंने यूज़ किया जिससे मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ सके, और कहीं ना कहीं ये यूरो जो है वो US के डॉलर को कम्पीट कर रहा है मार्केट में। वर्ल्ड ट्रेड में भी इनका अच्छा खासा शेयर है, 3 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और USA और चाइना जैसी कंट्री के लिए यूरोपियन यूनियन एक अच्छा कॉम्पिटिटर है। इकोनॉमिक पावर की बात करें तो चाहे अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हो या एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ हो, उनमें भी इन्फ्लुएंस रोल प्ले कर रहा है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो द EU हैज़ अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। 2 मेंबर्स ऑफ द EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस, होल्ड परमानेंट सीट्स ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर में से ब्रिटेन और फ्रांस 2 परमानेंट मेंबर हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की भी मेंबर हैं, ठीक है, जिनके पास वीटो पावर है। ये भी यूरोपियन यूनियन को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, क्योंकि जहाँ पे उनके अगेंस्ट कोई इशू या बिल आता है तो वीटो पावर का यूज़ करके वो उन्हें पास होने से रोक सकती हैं। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स भी काफ़ी सारे हैं, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ हैं। एज सच यूरोपियन यूनियन प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रही हैं। EU गवर्नमेंट हैव ऑफन एक्टेड इन कोलैबोरेशन विद USA के साथ भी अच्छा कोलैबोरेशन है, बट ऑन सेवरल ओकेजन्स देयर वाज नो एनिमिटी अमंग मेंबर कंट्रीज रिगार्डिंग सम ऑफ द US पॉलिसीज। बट कुछ इश्यूज है जहाँ पे ये कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक मत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इराक इन्वेजन, द क्वेश्चन ऑफ अटैकिंग इराक
जो 2003 में किया गया था, ब्रिटेन एंड स्पेन वर ऑन द साइड ऑफ यूएसए बट फ्रांस एंड जर्मनी अपोज दिस एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटेन और फ्रांस ने इराक इन्वेजन में अमेरिका का साथ दिया था, बट फ्रांस एंड जर्मनी ने इसको अपोज किया था। आगे पढ़ते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी। द ईयूज कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेज आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर यूरोपियन यूनियन की सारी मेंबर कंट्रीज़ को कंबाइन कर दिया जाए तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है। उसके बाद इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द यूएसए। क्लियर हो गया होगा। द EU मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वॉर है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, जहाँ पे वेपन्स को और जो वेपन्स होते हैं इनके मिलिट्री के डिफेंस के, उनको जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा है, और ये बात कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। कंक्लूजन, यूरोपियन यूनियन इज़ अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द EU इज़ एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज। और इसी वजह से ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज हर फील्ड में इसका इंटरवेन बढ़ता जा रहा है। बट इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज दैट आर ऑफन एट ऑड्स विद ईच अदर। बट जहाँ पे फॉरेन रिलेशंस की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो उसमें कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें सबके मत एक नहीं है, जो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को जैसी ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिटेशन है। दस ब्रिटेन्स फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन द इराक इन्वेजन and many of the EU's newer member made up the US-led coalition of the willing, whereas Germany and France opposed American policy. यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है कोलिशन ऑफ विलिंग, ये पता होना चाहिए। और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कोलिशन और विलिंग पढ़ते पढ़ते फ्लो में पड़ जाते, ध्यान ही नहीं देते, एकदम से कोलिशन विलिंग आ गया एग्जाम में तो पता नहीं कहाँ से दे दिया। कोलिशन और विलिंग, जब इराक इन्वेजन की बात चली तो अमेरिका के अंडर बाकी यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ ने कोलिशन ऑफ विलिंग पे साइन किए कि इराक इन्वेजन में हम यूएसए का साथ देंगे। ठीक है, तो ये क्या था, कोलिशन ऑफ विलिंग। अपनी इच्छा से उन्होंने एक गठबंधन बनाया था जो कि इराक इन्वेजन में जो कंट्रीज अमेरिका को सपोर्ट कर रही थी, बट जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज ने अमेरिका को अपोज किया था। अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू फ्रांस, ऑल्दो मैनी अदर नेशंस हैड एक्सेप्टेड इट। अगर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्रांस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नेशनल करेंसीज ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर रिप्लेस्ड बाय यूरो, बट डेनमार्क, स्वीडन एंड ब्रिटेन हैव not agreed to give up their respective currencies. अगर नेशनल करेंसीज की बात करें तो सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी हैं, बट एक कॉमन करेंसी की बात करी गई यूरो की, ताकि ट्रेड और अच्छे से हो सके, मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ सके। बट डेनमार्क, स्वीडन और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड all this limits the ability of the EU to act in matters of foreign relations and defense. और ये सारी बातें कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की पावर को कहीं ना कहीं लिमिट करती हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पे मेंबर नेशन एक मत नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने पिक्चर लगाई है, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए इस पिक्चर में क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट आप देखो फ्लैग का सिंबल दे रखा है, राइट। इससे क्या शो हो रहा है, ये क्या शो करता है कि ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, राइट, और ये उनकी यूनिटी को शो करता है। क्लियर, उनके मेंबर नेशन को शो नहीं कर रहा, क्योंकि मेंबर नेशन तो उनकी 27 है, राइट। पहले 28 थी, बट 2016 में ब्रिटेन हट गया तो 27 हो गई, राइट। और तब से इसकी एट प्रेजेंट भी 27 मेंबर्स ही हैं। उसके बाद आगे देखो, यहाँ भी क्या दे रखा है, शिप दे रखा है। ये किसको शो कर रहा है, यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा है। बट इसको ओशियन में या सी में सिंक होते दिखाया गया है। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की लिमिटेशंस को शो कर रहा है। किस टाइप की लिमिटेशंस, जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकते हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ हैं,
क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं और काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे मेंबर्स नेशन एक मत नहीं है। तो ये यूरोपियन यूनियन के जो लिमिटेशन है उसको शो कर रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस पिक्चर बेस्ड पिक्चर को भी ध्यान से देखेंगे। ओके, चलो आगे जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अभी तो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ये फ्लैग मैंने यहाँ पेस्ट करा है, आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन का है, जिसमें कितने गोल्डन स्टार्स हैं, 12 गोल्डन स्टार्स हैं, जो कि इनकी यूनिटी सॉलिडेरिटी को शो करता है। उसके बाद ये टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन है, इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो स्किप कर जाएंगे, जबकि इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स, तो फटाफट से रीड कर लेते हैं। 1951 ध्यान से सुनेंगे सब, यहाँ पे से कई बार एमसीक्यू वगैरह निकल के आ जाते हैं, तो प्लीज़ आपको ऐसे मिस नहीं करना है, ठीक है। 1951 अप्रैल 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, द नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ पेरिस एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। क्लियर। 51 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी, ECSC। उसके बाद आगे आते हैं 1957 मार्च 25 these 6 countries signed the treaties of Rome establishing the European Economic Community EEC and the European Atomic Energy Community Euratom। ये इंपॉर्टेंट है, उसकी ये पहले भी पढ़ चुके हैं। EEC के बारे में 1957 में बनी थी। 1973 जनवरी डेनमार्क, आयरलैंड एंड द यूके जॉइन द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। EEC के मेंबर डेनमार्क, आयरलैंड और यूके भी बन गए। 1979 फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। 1981 Greece joins the EEC। 1985 the Schengen Agreement abolishes border control among the EEC members। बॉर्डर्स के जो भी बैरियर थे वो खत्म कर दिए गए ट्रेड को बढ़ाने के लिए। 1986 स्पेन एंड पोर्टुगल जॉइन द EEC। इस देखिए वन बाय वन किस तरह से मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन के। 1990 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 89 में बर्लिन वॉल गिरी और 90 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। 1992 the Treaty of Maastricht was signed establishing the European Union। ये important है। 1993 European Economic Community EEC was renamed the European Community EC। 1995 Austria, Finland and Sweden joined the EU। 2002 Euro, the new currency, was introduced in the 12 EU members। 2004 10 new members: Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia joined the EU। स्टार्टिंग में मैंने मैप शो करा था न्यू मेंबर्स। उसके बाद 2007 बुल्गारिया एंड रोमानिया joined the EU, Slovenia adopts the euro। 2009 the Lisbon Treaty came into force। 2012 the EU is awarded the Nobel Prize। 2013 Croatia becomes the 28th member of the EU। 2016 referendum in Britain, 51.9% voter decide that Britain exit from the EU। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2016 में ब्रिटेन अलग हो गया था, इसलिए अब इसके एट प्रेजेंट 27 मेंबर्स हैं। यहाँ पे हमारा यूरोपियन यूनियन कंप्लीट होता है और कल हम करेंगे आसियान। आप इसको एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे, रीड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू, बाय।